Let's continue with our topic. मैं समझा रहा था कि यह कर्व कैसे है, किस तरह से यह वेवलेंथ रेडिएटेड है और किस तरह से इनकी यह इंटेंसिटी है। मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा हाउ एंड व्हाई डू वी हैव दिस कट ऑफ वेवलेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मिनिमम वेवलेंथ, किस तरह से यह कट ऑफ वेवलेंथ रेडिएट होती है और इस मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी। हम सबसे पहले यह बात समझते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन सामने एमिटर प्लेट से एमिट हुआ है, कैथोड प्लेट से एमिट हुआ है और वह एक्सीलरेट होता है और एक्सीलरेट होकर वह टारगेट मेटल प्लेट से टकराता है। यह इलेक्ट्रॉन जब एमिट हुआ था तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी ईवी। इस एनर्जी के साथ यह इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल प्लेट पर की तरफ एक्सीलरेट हुआ और ठीक टकराते समय जब यह टारगेट मेटल प्लेट से टकरा रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू ईवी। ईवी काइनेटिक एनर्जी के साथ में यह टकरा रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, यह इलेक्ट्रॉन टकराता है और टकराते से ही रेस्ट पर आ जाता है। टकराते से ही यह बिल्कुल रेस्ट पर आ गया, मतलब इसने अपने पास कोई एनर्जी बचाकर नहीं रखी। ये कोई अननेसेसरी कोलिजन्स भी नहीं करता है, किसी भी तरह से कोलिजन्स में कोई एनर्जी भी बर्बाद नहीं करता है। यह एनर्जी को बिल्कुल भी हीट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता है। अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी को यह एक एक्स-रे फोटॉन में कन्वर्ट करता है और वह एक्स-रे फोटॉन एमिट हो जाता है। मैं कहता हूं उस एक्स-रे फोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईवी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईवी। यह इलेक्ट्रॉन जो टारगेट मेटल प्लेट से टकरा रहा है इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईवी है और यह सारी की सारी एनर्जी एक एक्स-रे फोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, दिस वुड बी द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्स-रे फोटॉन। कोई सा भी एक्स-रे फोटॉन की एनर्जी इससे ज्यादा नहीं हो सकती एंड दिस वुड बी द मैक्सिमम frequency of X-ray photon, and this X-ray photon will have minimum length. हम कहते हैं किसी एक्स-रे फोटॉन की मैक्सिमम एनर्जी जो होगी वह ईवी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज ईवी अपॉन एच, और जो मिनिमम वेवलेंथ होगी मैक्सिमम एनर्जी हम सबसे पहले लिखते हैं दैट इज ईवी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज ईवी अपॉन एच और मिनिमम वेवलेंथ वुड बी एच सी अपॉन ईवी। This is the minimum wavelength value or this is the cutoff wavelength. अब जरा सोचिए, क्योंकि इससे अधिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है ही नहीं,
तो इससे ज्यादा एनर्जी किसी भी एक्सरे फोटोन की नहीं हो सकती। तो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसी एक्सरे फोटोन की नहीं हो सकती। तो इससे कम कोई एक्सरे फोटोन नहीं, इससे कम वेवलेंथ वाला कोई एक्सरे फोटोन नहीं हो सकता। मतलब इस मिनिमम वेवलेंथ से कम वहां पर कोई वेवलेंथ नहीं है, कोई एक्सरे फोटोन की वेवलेंथ इस मिनिमम से कम नहीं। दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ और द कट ऑफ वेवलेंथ। अब जरा सोचिए, ऐसा कितनी बार होगा? हाउ फ्रीक्वेंट डू यू थिंक सच फिनोमेना वुड हैपन कि एक इलेक्ट्रॉन आए, इससे टकराए, और एक इलेक्ट्रॉन के इससे टकराने पर कोई आवाज नहीं हो, कोई वो हीट भी जनरेट नहीं करे, कोई एनर्जी को हीट में कन्वर्ट नहीं करे, अपने पास भी कोई एनर्जी बचा के नहीं रखे, कोई मल्टीपल कोलिजन नहीं करे, सारी एनर्जी को सिर्फ लाइट रे में, सिर्फ एक्सरे में कन्वर्ट करके एक्सरे फोटोन के फॉर्म में बाहर निकाल दे। ऐसा फिनोमेना आप कितनी बार सोचते हो? हम कहते हैं सच फिनोमेना वुड ऑकर नेग्लिजिबली, लगभग ऐसा फिनोमेना कभी होगा ही नहीं। और यदि ऐसा फिनोमेना कभी नहीं हुआ तो हम कहते हैं इट्स इंटेंसिटी वुड बी ऑलमोस्ट जीरो, मतलब ऐसे कोई फोटोन है ही नहीं। कट ऑफ वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ वाले ऑलमोस्ट जीरो फोटोन है, इसकी इंटेंसिटी जीरो है। ऑलमोस्ट जीरो, नॉट परफेक्टली जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब कुछ ऐसे 1 2 4 5 10 फोटोन हो सकते, मगर इससे कम वाले तो कोई होंगे परफेक्टली जीरो। ये वाले ऑलमोस्ट जीरो है। दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ। अब दूसरी समझाता हूं, कंटिन्यूअस एक्सरे। कंटिन्यूअस एक्सरे कब होती है? हम कहते हैं यह इलेक्ट्रॉन आया, ईवी एनर्जी लाया, इस एनर्जी के साथ में यह मेटल प्लेट से टकराया। अब क्या करता है, एनर्जी का एक भाग ये अपने पास बचा के रख लेता है और उससे फर्दर मूवमेंट करता रहता है। एक भाग कोलिजन्स के दौरान, नॉन इलास्टिक कोलिजन्स के दौरान हीट में कन्वर्ट कर देता है, एनर्जी के एक हिस्से को साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है, और बाकी बची हुई रिमेनिंग एनर्जी को यह एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट कर देता है। रिमेनिंग एनर्जी को एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट कर रहा है, तो मैं कहता हूं एनर्जी ऑफ दैट एक्सरे फोटोन वुड बी लेस देन द मैक्सिमम एनर्जी वैल्यू। एनर्जी ऑफ दैट एक्सरे फोटोन वुड बी लेस देन ईवी। पक्की बात है, क्योंकि एनर्जी का एक छोटा फ्रैक्शन ही एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट हुआ, तो उसकी एनर्जी कम हुई, मींस एच न्यू वुड बी लेस देन ईवी, और न्यू वुड बी लेस देन ईवी बाय एच, और न्यू वुड बी लेस देन न्यू मैक्स। वहां जो एक्सरे फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू, दैट इज लेस देन ईवी, या फिर मैं लिख दूं एच सी बाय लैम्डा, दिस इज एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, दिस इज लेस देन ईवी, और वेवलेंथ इज ग्रेटर देन एच सी बाय ईवी, और wavelength is greater than hc by ev is lambda min. This is that situation. यह सभी वेवलेंथ इस मिनिमम वेवलेंथ से ज्यादा, and this is the condition of continuous X-rays. यह कंटिन्यूअस एक्सरेज की कंडीशन। इसमें क्या हो रहा है? वंस अगेन देखिए, सच कंटिन्यूअस एक्सरेज हैव गॉट फाइनाइट इंटेंसिटी। इस तरह की जो कंटिन्यूअस एक्सरेज है इनकी फाइनाइट इंटेंसिटी। फाइनाइट इंटेंसिटी मतलब इनके फाइनाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स है।
फाइनाइट नंबर ऑफ फोटॉन्स है, मतलब कि यह फिनोमेना होता है। इस फिनोमेना के ऑकरेंस को हम जीरो नहीं कह सकते, कुछ अमाउंट में होता है। क्या होता है, दोबारा समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन आया, टारगेट मेटल प्लेट से टकराया, टकराते समय कुछ एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करा, कुछ एनर्जी को इसने मल्टीपल इन इलास्टिक कोलिजन्स के दौरान हीट एनर्जी में कन्वर्ट करा, उससे टारगेट मेटल प्लेट गर्म भी हुई, और कुछ एनर्जी को अपने पास बचाकर भी रखा काइनेटिक एनर्जी के रूप में, वाइब्रेशनल एनर्जी के रूप में, और बाकी बची हुई रिमेनिंग एनर्जी को उसने एक्सरे फोटोन में कन्वर्ट कर। ऐसी कंडीशन में वह जो एक्सरे फोटोन होगा यह कंटिन्यूअस एक्सरेस वाली कंडीशन, ऐसी कंडीशन में जो एक्सरे फोटोन होगा उसकी एनर्जी उस मैक्सिमम से तो कम होगी, उसकी एनर्जी उस ईवी से कम होगी। उसकी एनर्जी को हम यदि एच न्यू लिख दे तो एच न्यू वुड बी लेस देन ईवी, तो न्यू वुड बी लेस देन एच ईवी बाय एच, और न्यू वुड बी लेस देन न्यू मैक्स, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी। और वेवलेंथ समझने के लिए मैं इस एनर्जी की जगह एच सी बाय लैम्डा लिख देता हूं, दिस लेस देन ईवी। तो लैम्डा इज ग्रेटर देन, लैम्डा ऊपर गया, ईवी नीचे गया, एच सी बाय ईवी, लैम्डा इज ग्रेटर देन दिस, और लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा में। और यह सब कंटिन्यूअस एक्सरेज जो दिख रही है इसी फिनोमेना की वजह से हो रही है। खास बात, मिनिमम वेवलेंथ की जो वैल्यू है वह पूरी तरह से एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती है कि कितना एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है। जितना एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा यह वेवलेंथ उतनी कम होती जाएगी। और यह कंटिन्यूअस एक्सरेज ये तो इस बात पर डिपेंड करती है कि भाई कितनी कोलिजन्स हो रहे हैं, कितना एनर्जी बचा के रखी जा रही है, और इसके लिए तो सिर्फ यह कहा जा सकता है कि इट्स ग्रेटर देन सर्टेन मिनिमम। हम यह भी जानते हैं कि जो एक्सरे का जो नेचर है, जो एक्सरे की कैरेक्टर है, वो ना तो इस मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू पर डिपेंड करेगा क्योंकि इसके तो कोई है ही नहीं, और न ही वह इस कंटिन्यूअस एक्सरे पर डिपेंड करेगा क्योंकि कंटिन्यूअस एक्सरे के फोटोन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, काफी कम मात्रा में है, और इतनी कम मात्रा में जो फोटोन है उनकी वजह से एक्सरे की हार्डनेस डिफाइन नहीं करी जाती। एक्सरे का जो कैरेक्टर है, एक्सरे का जो नेचर है, एक्सरे की जो हार्डनेस है, जो पेनिट्रेटिंग पावर है, वो तो इन दोनों वेवलेंथ की वैल्यूज पर डिपेंड करती है। इन दोनों वेवलेंथ की वैल्यूज जिनकी इंटेंसिटी काफी अधिक है, जिनके नंबर ऑफ फोटॉन्स काफी अधिक है, ये फोटॉन्स उस एक्सरे के नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास जो बात समझ रहे, दैट इज हाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर एमिटेड। यह कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज किस तरह से एमिट होती हैं, और इन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में इंटेंसिटी इस तरह से क्यों है, इतनी अधिक क्यों है, और फिर हम यह समझेंगे कि इन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, और इन एक्सरेज को हम क्या नाम दे सकते हैं। मैं ये साफ कर रहा हूं। देखिए, जैसा मैंने कहा है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पूरी तरह से टारगेट मेटल प्लेट पर डिपेंड करती है कि टारगेट मेटल प्लेट पर किस तरह के मेटल इस्तेमाल करा जा रहा है। मैं इस टारगेट मेटल प्लेट का ही एक एटम सबसे पहले बनाता हूं। यह उसका न्यूक्लियस है जो कि काफी छोटा सा है, जिस पर प्लस Ze चार्ज है, और यह फर्स्ट ऑर्बिट, यह सेकेंड ऑर्बिट, यह थर्ड ऑर्बिट, यह फोर्थ ऑर्बिट, और यह ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आठ इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम हो सकते हैं 18। और यह फोर्थ ऑर्बिट जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और यह फिफ्थ ऑर्बिट 1 2 3। दिस मे बी एनी एटम, जिसमें यह जो फर्स्ट ऑर्बिट है n = 1, इसको हम K शेल कहते हैं। या जो सेकेंड ऑर्बिट है n = 2, इसको हम L शेल कहते हैं। थर्ड ऑर्बिट है n = 3, इसको हम M शेल कहते हैं। n = 4, या जो फोर्थ ऑर्बिट है इसको हम N शेल कहते हैं। n = 5, इसको हम O शेल कहते हैं। दिस इज, ये जो एटम मैंने बनाया है, कौन सा एटम बनाया है? ये जो टारगेट मेटल प्लेट है, इस टारगेट मेटल प्लेट का एक एटम मैंने बनाया है। इस टारगेट मेटल प्लेट से यह इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के पास जबरदस्त एनर्जी है, दैट इट हैव गॉट ह्यूज एनर्जी। टकराने वाले इलेक्ट्रॉन के पास, ये जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, इसके पास कितनी एनर्जी है? एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल मैंने कितना बताया था? 100 वोल्ट से 50,000 वोल्ट तक हो सकता है। तो इस टकराने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 50,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। जितना ज्यादा आप एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल लगा दोगे, उतना ही ज्यादा एनर्जी के साथ, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है। ये जो टकराने वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास जबरदस्त एनर्जी है, इतनी एनर्जी के साथ यह इलेक्ट्रॉन इस मेटल एटम के अंदर अंदर तक जा सकता है और अंदर तक जाकर कहीं से भी कुछ भी बाहर निकाल सकता है। सिर्फ यह न्यूक्लियस तक नहीं जा पाता है। न्यूक्लियस के साथ से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं बीटा रेस और कैथोड रेस और इलेक्ट्रॉन नेवर इनिशिएट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। यदि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तक चले गया और न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ कर दी, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहलाने लगेगी। यदि यह इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर तक चले जाए, न्यूक्लियस के अंदर तक जाके वहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में कोई छेड़छाड़ कर दे, या प्रोटॉन को कम कर दे, या प्रोटॉन को बाहर निकाल दे, न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो फिर वो एक्सरे नहीं रहा, वो कोई फिजिकल फिनोमेना नहीं रहा, वो कोई केमिकल फिनोमेना नहीं रहा, तो न्यूक्लियर फिनोमेना हो गया। ऐसा कोई न्यूक्लियर फिनोमेना इधर नहीं हो रहा है। और ये बात हमने पहले ही देख ली है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी समझाते समय मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, स्पेसिफिकली लिखवाया था, स्लो मूविंग और अ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन में इनिशिएट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, फास्ट मूविंग प्रोटॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन और फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल में इनिशिएट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और ये पॉइंट स्पेसिफिकली लिखवाया था बीटा रेस और कैथोड रेस, बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन, दे नेवर इनिशिएट आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। वंस अगेन उसी चीज को हम इधर भी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस तक नहीं जाएगा, मगर न्यूक्लियस के अलावा ये अंदर अंदर तक कहीं तक भी जा सकता है, किसी से भी टकरा सकता है, और जिससे टकरा जाएगा उसको लेकर बाहर निकल जाएगा, भागा ले जाएगा उसको, क्योंकि इसके पास जबरदस्त एनर्जी है। वो प्रायः ऐसा होता है कि यह इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एटम के अंदर तक जाता है, अंदर तक जाकर ये फर्स्ट ऑर्बिट के शेल के इलेक्ट्रॉन से टकराता है और इससे टकराकर
इसे भगा के ले जाता है। और इस तरह से प्रायः ऐसा हो जाता है कि इसके टकराने से के शेल में वैकेंसी आ जाती है। के शेल में जहां एक इलेक्ट्रॉन रहता था वहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाता है। और कौन गायब कर गया? भाई बाहर से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, ह्यूज एनर्जी के साथ में आया, और इतनी एनर्जी के साथ में अंदर तक आया, इसको कोई नहीं रोक पाया। और अंदर तक किसी भी इलेक्ट्रॉन से टकरा के बाहर के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, मगर कभी ना कभी किसी न किसी एटम के अंदर तक जाके वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर चला जाएगा। ऐसा हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो के शेल में वैकेंसी आ जाती है। और जैसे ही के शेल में वैकेंसी आती है, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन तो इसी का इंतजार कर रहे थे। ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन जो हायर पोटेंशियल एनर्जी पर है, जो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर आना चाहते हैं, नीचे आना चाहते हैं। जैसे ही के शेल में वैकेंसी हुई तो के शेल की इस वैकेंसी को हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, या तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन फिल करेगा या फिर एम शेल का इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। और जब यहां हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के शेल में आते हैं तो इनका डी एक्साइटेशन हो रहा है, इनकी एनर्जी कम हो रही है। और इनकी जो भी एनर्जी कम होती है, वह कम होती हुई एनर्जी एक्स रे फोटोन के रूप में एमिट हो जाती है। और इस तरह से जो एक्स रे फोटोन एमिट होता है, दैट इज टर्म्ड एज के एक्स रे। के एक्स-रे का मतलब है a vacancy is created in K shell and that vacancy is filled by an electron in higher orbit. के एक्स-रे का मतलब है a vacancy is created in K shell. के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट हुई है और उस वैकेंसी को हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, दैट इज के एक्स-रे। अब एक बात समझिए, जैसे हम ऑर्गेनिक में कहते हैं यह कार्बोनिल ग्रुप, और इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके नेक्स्ट इस कार्बन को हम बीटा कार्बन कहते हैं, और इसको हम गामा कार्बन। बिल्कुल इसी तरह से हम के शेल के रेस्पेक्ट में इसके नेक्स्ट जो एल शेल है उसको अल्फा शेल कहते हैं। के शेल के रेस्पेक्ट में एल को अल्फा शेल कहेंगे और एन को हम बीटा शेल कहेंगे। हम कहते हैं यदि एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल की वैकेंसी को फिल कर रहा है, दिस इज टर्म्ड एज के अल्फा एक्स-रे। के अल्फा एक्स-रे, के अल्फा एक्स-रे का मतलब है a vacancy created in K shell and that vacancy is being filled by an electron in alpha shell. के अल्फा शेल का, के अल्फा एक्स-रे का मतलब है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन is taking from L to K. इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन यदि L से K में होता है तो के अल्फा एक्स-रे एमिट होता है। अब यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन M शेल से K शेल में होता है, now M शेल इज बीटा शेल विथ रेस्पेक्ट टू K शेल। K शेल के रेस्पेक्ट में N बीटा शेल है। यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन M से K में होता है, इट्स टर्म्ड एज के बीटा एक्स-रे। के बीटा एक्स-रे, के बीटा एक्स-रे का मतलब है
अ वैकेंसी इज क्रिएटेड इन के शेल, के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट हुई है और के शेल में उस वैकेंसी को बीटा शेल का इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बीटा शेल का इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है m to k। In fact, this two wavelength correspond to k alpha and k beta radiation only। ये जो दो पीक दिख रही है ना, दो सिंग, ये के अल्फा और के बीटा रेडिएशन के लिए ही है, यही कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, यही फिनोमेना जनरली होता है, प्रायः ऐसा ही होता है जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी मेटल प्लेट से आकर टकराता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ट्राई टू इमेजिन, के अल्फा एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होगी या के बीटा एक्सरे की एनर्जी ज्यादा होगी? के अल्फा में ट्रांजिशन सेकेंड 7 में हो रहा है, इसकी एनर्जी निश्चित थोड़ी कम होगी, और के बीटा एक्सरे में ट्रांजिशन 3-7 में हो रहा है, इधर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो के बीटा की एनर्जी ज्यादा होगी। हम कहते हैं एनर्जी ऑफ के बीटा would be definitely greater than energy of के अल्फा, क्योंकि के अल्फा में ट्रांजिशन सेकेंड 7 में हो रहा है और के बीटा में ट्रांजिशन 3-7 में हो रहा है, तो 2-7 में एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो उस एक्सरे फोटोन की एनर्जी कम होगी, और 3-7 में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो उस एक्सरे फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। अब यदि के बीटा की एनर्जी ज्यादा है तो के बीटा की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और के बीटा की यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो के बीटा की वेवलेंथ कम होगी। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे वुड बी लेस देन वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे। के बीटा एक्सरे की वेवलेंथ कम होगी और के अल्फा की वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब जरा सोचिए, इनमें से कौन सी पीक, कौन सी सिंग के बीटा के लिए है और कौन सी के अल्फा के लिए? आप देखिए, वेवलेंथ हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, के बीटा की वेवलेंथ कम, के बीटा की वेवलेंथ कम, λ1 कम। This peak is for K beta X-ray। यह जो पीक है, दिस इज वेवलेंथ ऑफ के बीटा, मैं इसे वेवलेंथ ऑफ के बीटा बोल देता हूं। λ1 अब लैम्डा ऑफ के बीटा हो गया, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ के बीटा का था, और वेवलेंथ ऑफ के अल्फा ज्यादा है, वेवलेंथ ऑफ के अल्फा ज्यादा मोर दिस साइड, सो दिस पीक करस्पॉन्ड टू के अल्फा एक्सरे। दिस पीक करस्पॉन्ड टू के अल्फा एक्सरे। इस वेवलेंथ को अब मैं बोल देता हूं वेवलेंथ ऑफ के अल्फा, के अल्फा एक्सरे की यह वेवलेंथ। अब जो कि हल्की सी ज्यादा है। अब देखिए, सोचिए, के शेल में यदि वैकेंसी आती है तो इस वैकेंसी के अल्फा शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा फिल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या बीटा शेल के इलेक्ट्रॉन के द्वारा फिल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? हम कहते हैं यदि के में वैकेंसी आई तो सबसे पहले अल्फा शेल के इलेक्ट्रॉन को ही पता लगेगा, और यदि सबसे पहले अल्फा शेल के इलेक्ट्रॉन को पता लगा तो अल्फा शेल के इलेक्ट्रॉन ही उसको अधिकतर फिल करेंगे। ए शेल की वैकेंसी बीटा शेल के इलेक्ट्रॉन को तो बाद में पता लगेगी, क्योंकि ये तो दूर है। तो के बीटा एक्सरे एमिट होने की प्रोबेबिलिटी कम है और के अल्फा एक्सरे एमिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वहां पर के अल्फा एक्सरे के फोटॉन्स ज्यादा होंगे, के अल्फा एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा होगी,
intensity of K alpha would be higher as compared to intensity of K beta. K alpha एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए यहां सीन बड़ी है, इंटेंसिटी ज्यादा। यह पीक आपको काफी ऊंची दिखाई दे रही है क्योंकि के अल्फा की इंटेंसिटी ज्यादा है। मैं दोबारा समझाता हूं ऐसा क्यों। के शेल में वैकेंसी आई है, के शेल में वैकेंसी आई है, इस बात की सबसे पहले खबर अल्फा शेल को लगेगी, अल्फा शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लगेगी, और यदि इन्हें पहले खबर लग गई तो ये फटाफट नीचे आके उसको बढ़ देंगे। बीटा शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक खबर बाद में लगेगी, इससे पहले कि बीटा शेल के इलेक्ट्रॉन भरे अल्फा शेल ने पहले भर दिया। तो जनरली अल्फा के अल्फा ट्रांजिशन ज्यादा होगा, के अल्फा एक्सरे ज्यादा एमिट होगी, के अल्फा एक्सरे के फोटॉन्स ज्यादा होंगे, इसलिए के अल्फा एक्सरे की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। इसीलिए के अल्फा एक्सरे की यह इंटेंसिटी काफी अधिक दिख रही है और के बीटा की इंटेंसिटी रिलेटिवली कम, इसलिए यह दोनों सीन एक छोटा है एक बड़ा है। जनरली इस तरह से के अल्फा और के बीटा एक्सरे रेडिएट होती है। अब एक और तीसरी बात, यदि के अल्फा एक्सरे रेडिएट हो गई, मान लीजिए के अल्फा एक्सरे रेडिएट हो गई, यह के अल्फा एक्सरे रेडिएट हो गई, अब इस के अल्फा एक्सरे के रेडिएट हो जाने से वहां पर वैकेंसी एल शेल में आ गई। जब के अल्फा एक्सरे एमिट हुई तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन के में चला गया, एल शेल का इलेक्ट्रॉन के में चला गया, तो वहां पर अब वैकेंसी एल शेल में आ गई। अब इस एल शेल में आई हुई वैकेंसी को या तो m या n का कोई इलेक्ट्रॉन भरेगा, ऊपर से नीचे आएगा। इस ट्रांजिशन के दौरान दोबारा एक्सरेस रेडिएट होंगी। वह जो एक्सरे रेडिएट होंगी हम उन्हें कहेंगे एल एक्सरेस। एल एक्सरेस, एल एक्सरे का मतलब है a vacancy created in L shell, a vacancy created in L shell, and that vacancy is being filled by an electron in higher orbits. अब once again L एक्सरे भी दो तरह से हो सकती है, L अल्फा एक्सरे और L बीटा एक्सरे। L अल्फा एक्सरे का मतलब होगा a vacancy created in L shell being filled by an electron in alpha shell, that is M to L. Transition would take place from N to L. एक इलेक्ट्रॉन N से L में जब आएगा तो L अल्फा एक्सरे रेडिएट होगी। और L बीटा एक्सरे का मतलब है कि वैकेंसी L शेल में है और उसको बीटा शेल के इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम N to L। इसके आगे कुछ छोटे छोटे पीक्स आपको दिखेंगे इस ग्राफ में, वो छोटे छोटे पीक्स जो है वह एल अल्फा और एल बीटा एक्सरे के ही कॉरस्पॉन्डिंग है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, एल अल्फा के बीटा एक्सरे, एल अल्फा एल बीटा एक्सरे इस तरह से रेडिएट होती है। दिस इज द लॉजिक, दिस इज द प्रिंसिपल। अब अगली बात जो हमें समझना है, दैट इज, हमने यह तो समझ लिया कि ये पीक कैसे है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा किसकी कम, ये इतना अधिक क्यों, ये रिलेटिवली ज्यादा ऊंचा क्यों, ये रिलेटिवली कम ऊंचा क्यों, ये सारी बात तो समझ ली। अब व्हाट वुड बी दिस वेवलेंथ वैल्यू, ये अल्फा वेवलेंथ की वैल्यू कितना होगी, के बीटा वेवलेंथ की वैल्यू कितना होगी और एल अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एल बीटा की वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, मैं इस बात को समझाता हूं। अब देखिए
पहले यहां तक नोट डाउन कर लीजिए।